अब देखिए क्या है कि अब हमारे पीआई के 6 केसेस हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, साइमल्टेनियस, उसके बाद फिर सेकेंड यूनिट है, फिर थर्ड यूनिट है। अब हमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका हम यूज करने जा रहे हैं, CFPI तो वापस लौट के आएगा, लेकिन एक नए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ आएगा। जैसे कि हमने देखा, हम 3 एग्जाम्पल एक जैसे, कौन सा वेरिएबल चेंज होता है कौन सा नहीं होता है ये देखते हैं हम। क्या है कि जैसे हमने एक फर्स्ट केस में क्वेश्चन किया था, बड़े ध्यान समझ लीजिएगा क्योंकि ये हमारा डिसाइड करेगा ये कितना समझ में आता है, इससे आगे वाले जो टॉपिक है उसकी तैयारी हमारी कैसे चल रही है। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, सॉल्व डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ए की पावर 2x, ऐसा दिया है। ये फर्स्ट केस का है। कैसे सॉल्व किया था? फर्स्ट केस का पीआई है ना ये। कैसे सॉल्व किया था? पहले हमने क्या माना था? d बाई डी एक्स को इसको d माना था, और d बाई डी एक्स और डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया था? डी स्क्वायर। सही ना? अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की बात करें तो अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का हमें यूज करना पड़ेगा। ऊपर वाले को हम डिपेंडेंट बोलते हैं, किसको? जैसे डी वाई बाई डी एक्स है तो ये होता है डिपेंडेंट और ये होता है इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट। तो अब क्या है, डिपेंडेंट का आंसर इंडिपेंडेंट के फॉर्म में आता हमेशा। अभी तक हम क्या करते थे कि CF प्लस वाई इक्वल टू CF प्लस PI होता है कंप्लीट सोल्यूशन। अब ऐसा नहीं है। अब एक कॉन्सेप्ट समझना हमको, ऊपर वाले का आंसर नीचे वाले के फॉर्म में। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स को डी मान लिया, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर मान लिया, तो सिंबॉलिक फॉर्म में कितना हो गया? ये हो गया डी स्क्वायर माइनस 4 बाहर वाई इक्वल टू ए की पावर 2x। फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। हम क्या पुट करते थे? डी में हम m पुट करते थे, तो m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे दो रूट क्या आएंगे? प्लस माइनस 2 आएगा, डिफरेंट रूट। सही ना? तो हमने बहुत निकाला है, हम तो इसके पीछे नहीं पड़े, हम तो क्या है निकाल चुके हैं, बस हम क्या बताना चाहते हैं वो फोकस करिए। तो CF क्या हो जाएगा इसका? C1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 e की पावर प्लस 2x। अब जब PI की बात करते हैं तो 1 अपॉन किसको उतारा? डी स्क्वायर माइनस 4 और a की पावर 2x। तो जैसे हमने पुट किया, यह a क्या है? a याद है ना? a मतलब राइट हैंड साइड जब होता है a की पावर ax तो फर्स्ट केस बनता है। तो यहाँ a कितना है? a जो है वो 2 है, तो क्या पुट करेंगे हम? जहाँ d है वहाँ 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर माइनस 4 a की पावर 2x। तो ये 1 अपॉन 0 आ गया a की पावर 2x। तो क्या हो गया? ये केस क्या हो गया? केस फेल हो गया। जब केस फेल होता है तो हम कैसे पास करते? फिर उसको ऊपर x का हमने इंटू किया, ऊपर हमने x का इंटू किया और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ऐसा फर्स्ट कैसे बताया था हमने। तो d के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 2d और इसका 0 होगा क्योंकि d है नहीं यहाँ पर, और a की पावर 2x। अब अकेला d है तो इंटीग्रेशन उसका मतलब होता है नहीं करना है इंटीग्रेशन, तो पहले केस में क्या पुट करते हैं हम क्या पुट करते हैं? जहाँ d है वहां पर a, तो ये a मतलब फिर से 2 पुट करते हैं, तो ये x अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो गया? ये 4 हो गया। a की पावर 2x मतलब x बाई 4 a की पावर 2x आ गया ये। ठीक है ना? इतना आ गया। अब देखिए, तो अब क्या है कि इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन क्या इक्वल टू? y इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इक्वल टू CF कितना हो गया? C1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस x अपॉन 4 e की पावर 2x। ऐसा आ गया इसका CF। ठीक है ना? इतना आ गया। अब देखिए कि सेम दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमारा, कि मान लीजिए सॉल्व डी स्क्वायर वाई
बाय डी जेड स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू ई की पावर 2z। अब यह दो बातें समझना है, क्योंकि अभी तक हमको हैबिट पड़ गई किसकी, x की और y की, x की और y की। अब ऊपर डिपेंडेंट है y और नीचे इंडिपेंडेंट है z। अब x का कहीं नामो निशान नहीं इसमें, लेकिन हमें हैबिट के चक्कर में हमें CF x के फॉर्म में लिखाएगा बार बार। अब हमें इससे ऊपर निकलना, हमें ऊपर क्या है उसके इक्वल टू, नीचे क्या है उसके फॉर्म में। तो z के फॉर्म में जो नीचे होता है इंडिपेंडेंट वो राइट साइड हो सकता है। अगर नीचे यहाँ x है इंडिपेंडेंट तो राइट साइड इंडिपेंडेंट ही रहता है, x की टर्म रहेगी, ये अच्छे से समझिएगा बात। नीचे अगर t रहेगा तो राइट साइड t की ही टर्म रहेगी। तो यहाँ तो x की बात ही नहीं है, मतलब इसका इंडिपेंडेंट क्या है, यहाँ पर z है, z तो राइट साइड z वाला रहेगा। तो सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पर क्या मान लेंगे हम, यहाँ पर हम मानते हैं d बाय डी जेड को हम d मान लेते हैं। तो डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर जेड हमारा डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस 4, बाहर y कॉमन निकाला, ए की पावर 2z। तो फिर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, या एम स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर प्लस माइनस 2। तो इसका CF क्या आएगा, CF अब बड़ा ध्यान देना है CF, क्योंकि यहाँ पर Z आ चुका है, यहाँ Z, यहाँ X था तो X फॉर्म चला गया। तो C1 हमें ध्यान देना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्या है इसका, Z है। तो C1 e की पावर माइनस 2z प्लस C2 e की पावर प्लस 2z, बस इतना फोकस करना है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की हमें तैयारी करना है होमोजीनियस, साइमल्टेनियस और सेकंड यूनिट की, तो ये फोकस करना है कि नीचे क्या है, ये इस पर अलर्ट पर रहना हमें बस। बाकी CF PI सेम आने वाले हैं। जब इसका PI निकालेंगे हम तो 1 अपॉन क्या लिखा, डी स्क्वायर माइनस 4 और a की पावर 2z। यहाँ a क्या है, 2 है, पहले के इसका PI है। तो क्या पुट किया हमने, d इक्वल टू 2 पुट किया। तो अभी जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4, तो केस क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा फेल। तो ऊपर किसका इंटू करेंगे, यहाँ पर हम x का इंटू कर रहे थे, अब यहाँ किसका इंटू होगा, जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का z है। हम मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें x की हर पड़ जाती है, x नहीं बोलना है, किसका इंटू करना है, z का इंटू, और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो कितना आएगा, ये 2d और इस माइनस 4 का ऐसे 0 हो गया, e की पावर 2z। तो फिर अब क्या पुट किया हमने, जहां d है वहां पर a मतलब 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा z अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है ना, और e की पावर 2z। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया z अपॉन 4 प्लस e की पावर नहीं, z अपॉन 4 इंटू e की पावर 2z आ गया PI ऐसा। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन y इक्वल टू CF प्लस PI तो होता है। तो CF क्या है, CF हमारा C1 e की पावर माइनस 2z प्लस C2 e की पावर 2z प्लस z अपॉन 4 e की पावर 2z। यहाँ भी ऐसा था, लेकिन यहाँ x के फॉर्म में था, यहाँ z के फॉर्म में है। तरीका सेम है CF PI निकालने का, लेकिन अब नई बात क्या आने लगी है कि उसका वेरिएबल ऊपर वाला क्या है, नीचे वाला क्या है। अब एक चीज और देखिएगा कि मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन इसी पैटर्न में आ गया कि सॉल्व डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 4x। अब बताइए राइट साइड किसकी टर्म रहेगी, x की कि t की। अब यह इंडिपेंडेंट t हो गया है तो इंडिपेंडेंट की टर्म ही रहेगी, मतलब e की पावर 2t, और डिपेंडेंट क्या हो गया, x हो गया, मतलब इस बार x का आंसर आएगा किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में। तो कंप्लीट आंसर क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट ऊपर y है, ऊपर y है या ऊपर x है, डिपेंडेंट की वैल्यू किसके फॉर्म में, इंडिपेंडेंट के फॉर्म में निकालना को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन। तो फिर y इक्वल टू CF प्लस PI क्या था, वो तो फॉर्मेट था उसका, लेकिन मैन उसका मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सम कांस्टेंट्स।
कॉन्स्टेंट्स दिखाते हैं उसका ऑर्डर, कि 2 कांस्टेंट है मतलब 2 ऑर्डर का होगा, 3 कांस्टेंट मतलब 3 ऑर्डर्स का होगा। तो मेन क्या है, द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे हमने क्या मान लिया, d बाय डी टी को हमने d मान लिया, d सिंबल है यहाँ पर, d सिंबल है यहाँ, d सिंबल है, लेकिन किसका सिंबल है, यह t का, सही है ना। तो फिर ये डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर सिंबॉलिक फॉर्म में आ गया, डी स्क्वायर माइनस 4 बाहर x इक्वल टू ए की पावर 2t, और इसके जब ऑक्सिलरी इक्वेशन रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो CF कितना आएगा इसका, CF जो है बताइए क्या आएगा, C1 e की पावर माइनस 2x, x आएगा। अब x ऊपर निकलना है, जो यहाँ मान लिया d t बना था, यहाँ t बना था, तो क्या आएगा माइनस 2t प्लस C2 e की पावर प्लस 2t। ठीक है, और जब pi निकालेंगे तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 e की पावर माइनस 2t। जब हमने पुट किया d इक्वल टू ए मतलब 2, ए मतलब राइट साइड इक्वल 2, तो क्या हो गया, केस फेल हो गया। जब केस फेल हो गया तो ऊपर इस बार किसका इनटू होगा, किसका होगा, x का, x का नहीं होगा, जो इंडिपेंडेंट है इस बार t है तो किसका इनटू होगा, t का, और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो 2d आ गया, इसका तो 0 हो गया, तो 0 लिखते नहीं मैंने, 0 तो इतना हो गया। अब हमने फिर से पुट किया d इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया, t अपॉन टोटल 4 हो गया, और a की पावर 2t, तो ये क्या आ गया, इसका pi आ गया, ये इसका pi आ गया है। तो फिर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए, इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू होगा, x इक्वल टू होगा, ऊपर x है, x इक्वल टू CF प्लस PI, तो x बड़ा ध्यान देना, x इक्वल टू CF क्या है, C1 e की पावर माइनस 2t प्लस C2 e की पावर प्लस 2t प्लस t अपॉन 4 e की पावर 2t, ऐसा आ गया। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन एक है, सेम क्वेश्चन है तीनों, लेकिन यहाँ CF PI भी सेम है, सेम रूट निकले, सेम PI निकला, लेकिन नई बात क्या आ गई कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है, ऊपर वाले को डिपेंडेंट बोलते हैं, नीचे वाले को इंडिपेंडेंट। यहाँ y का आंसर x के फॉर्म में आएगा, इस क्वेश्चन में y का आंसर z के फॉर्म में आएगा, इस क्वेश्चन में x का आंसर t के फॉर्म में आएगा। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें ऊपर y मिलेगा और नीचे z मिलेगा, तो मतलब y का आंसर z के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो हम एक टॉपिक करेंगे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें ऊपर y भी मिलेगा और x भी मिलेगा, y की टेंशन नहीं हमें। तो ऊपर अगर x मिला और नीचे t मिलने वाला है, तो x ऊपर मिला तो x का आंसर t के फॉर्म में आएगा, और ऊपर अगर y मिला और नीचे t मिला तो y का आंसर t के फॉर्म में आएगा। बस इतना फोकस करना है क्वेश्चन से, और इतनी तैयारी के साथ हम फिर सेकंड यूनिट में उतर जाएंगे हम, ठीक है। तो हम देखेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, या इसका एक और नाम क्या है, क्वासी होमोजीनियस। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।